हेलो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी वाले सेशन को फिर से कंटिन्यू करते हुए आज का सेशन हमारा सेशन नंबर 8 में लेक्चर नंबर 8 में दोस्तों आज हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति के सावयव सिद्धांत पर। ओके, चलिए दोस्तों, तो एक और अन्य सिद्धांत देखेंगे और इस सिद्धांत के अनुसार जानने का प्रयास करेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, अर्थात राज्य का निर्माण कैसे हुआ है। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभिक क्लासों में ही बताया था कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित हम 4 से 5 सिद्धांतों को देखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हम 2 सिद्धांतों पर और चर्चा करेंगे, देवीय सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत। क्लियर है? तो उसी के साथ में हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। तो दोस्तों, इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण सेशन हो सकता है और बिल्कुल होता है दोस्तों। इससे एग्जाम आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की अपनी। डायरेक्ट सेशन पर मूव करेंगे। तो आप सबको ये पता ही है दोस्तों कि अभी तक हम जो है सेकेंड यूनिट को स्टार्ट कर चुके थे और सेकेंड यूनिट में राज्य की अवधारणा के अंतर्गत राज्य की परिभाषा, राज्य के तत्व, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, इस पर हमारा सेशन अभी दोस्तों चल रहा है। लास्ट में इसका 2 सिद्धांतों पर चर्चा करने के बाद में हमारा ये थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, राज्य की प्रकृति का बदलता स्वरूप। क्लियर है? चलिए तो दोस्तों देख लेते हैं कि आज का जो हमारा सेशन हो रहा है, इस सेशन में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, अर्थात ये कि इस सावयव सिद्धांत को हम किन बिंदुओं के माध्यम से समझने वाले हैं दोस्तों। तो सावयव सिद्धांत का सबसे पहले हमें अर्थ देखना है, उसके विकास के बाद महत्व और फिर आलोचना। तो इन 4 पॉइंटों के माध्यम से हम इस सिद्धांत को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो एक एक करके दोस्तों इनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो इस सेशन में एंट्री करें या कहें कि इस सेशन के सावयव सिद्धांत के अर्थ में पहुंचे, तो अर्थ से पहले हमें एक परिभाषा दी गई है दोस्तों गार्नर साहब के द्वारा, तो उस परिभाषा को देख लेते हैं। आज ही मैंने अर्थ से पहले परिभाषा देने का कारण ये है कि इस सावयव सिद्धांत की परिभाषा गार्नर साहब ने इस प्रकार से दी है कि आपको उस परिभाषा से ही इस जो सिद्धांत है आपका सावयव सिद्धांत, इसकी पूरी प्रकृति समझ आने वाली है, पूरी प्रकृति समझ जाओगे। आइए तो उस परिभाषा को हम देख लेते हैं, क्या कहा है गार्नर साहब ने। उन्होंने कहा, पहले हम इस स्लाइड को पढ़ लेते हैं, इसी के साथ में हम इसका व्यवहारिक पक्ष आपको समझाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन और ये जो डाटा है ये पूरा आपके अंदर एंट्री कर जाए और कंफ्यूजन आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, कोई डाउट सेशन में ना बचे। चलिए एक बार पढ़ते चलते हैं, उसके बाद इसका व्यवहारिक पक्ष भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। गार्नर साहब ने कहा है, सावयव सिद्धांत एक जीव वैज्ञानिक धारणा। दोस्तों खाली शब्दों पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। इसका व्यवहारिक रूप से एकदम आसान शब्दों में मैं आपको इसको समझाऊंगा और इस प्रकार से व्यवहारिक रूप से समझाऊंगा कि आपको हमेशा के लिए ये चीज याद हो जाएगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगी, कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु चूंकि ये परिभाषा है तो परिभाषा को इन्हीं शब्दों में पढ़ना आवश्यक होता है, उस परिभाषा को हम बदल नहीं सकते। ठीक है, सावयव सिद्धांत एक जीव वैज्ञानिक धारणा है जो राज्य को एक शरीरधारी व्यक्ति मानती है। क्या कहा गया यहाँ पर? राज्य को क्या मानती है दोस्तों? ये व्यक्ति मानती है, शरीरधारी व्यक्ति मानती है। राज्य को एक शरीरधारी व्यक्ति मानती है, उसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों को जीव कोष के समान समझती है और राज्य तथा व्यक्तियों के बीच ठीक उसी प्रकार पारस्परिक निर्भरता के संबंधों की कल्पना करती है जैसे शरीर और उसके अंगों के बीच होता है। यह परिभाषा दी गई है गार्नर साहब के द्वारा। तो दोस्तों अब जरा समझिए, यहां पर कहने का अर्थ यहां पर यह लगाया जा रहा है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, राज्य की जो उत्पत्ति हुई है यहाँ पर गार्नर साहब के द्वारा, गार्नर साहब के अनुसार जो राज्य की उत्पत्ति हुई है, तो राज्य की उत्पत्ति में यहां कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से, खाली समझिए इसको व्यवहारिक रूप से, जिस प्रकार से एक मानव का शरीर होता है, राज्य को उस मानव के शरीर के समान बताया गया है और इसी कारण से यहां जीव वैज्ञानिक धारणा बताई गई है इस सिद्धांत को। जिस प्रकार से मानव का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार से राज्य भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि मानव का जो शरीर है सेल्स से बना है, हमारे जीव कोशिकाएं होती है, जो कोशिकाएं हैं उनसे बना हुआ, असंख्य कोशिकाओं से। उसी प्रकार से राज्य की उत्पत्ति भी जीव सेलों से हुई है और राज्य के जो जीव सेल है, अर्थात जो कोशिकाएं हैं, राज्य को बनाने वाली कोशिकाएं, उनको मानव बताया गया है।
तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसी प्रकार से राज्य भी मानव रूपी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यहां पर इस परिभाषा में यह समझाने का प्रयास किया गया है। क्लियर है? तो अब आगे दोस्तों हम अब इसके अर्थ पर आगे बढ़ेंगे। अब जरा अर्थ आपको बिल्कुल सटीक रूप से समझ आने वाला है। साबियत सिद्धांत को देखिए, सबसे पहले तो इसका व्यवहारिक रूप से इसको समझना बहुत जरूरी है। व्यवहारिक रूप से समझना मतलब यही हो जाता है कि जो ये आपका साबियत सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई है, उसका बारे में आप व्यवहारिक रूप से कितना जानते हो। देखिए, अगर आपको व्यवहारिक रूप से किसी भी तथ्य का, किसी भी टॉपिक का अगर आपको नॉलेज होगा, तो आप आसानी से उस पर आंसर राइटिंग कर सकते हैं, उस टॉपिक को समझ सकते हैं। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से अगर आपको उस टॉपिक का ज्ञान नहीं है, तो फिर दोस्तों आपने जितना पढ़ा है उतना भी आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जितना पढ़ते हो उतना आपको 100% याद नहीं रहता है, उसका 30 या 40% मात्र याद रहता है। इस कारण से मेरे कहने का जो तात्पर्य है ना, उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो साबियत सिद्धांत का व्यवहारिक पक्ष की अगर हम बात करें, तो सिंपल शब्दों में ऐसा समझिए इसको कि जितने भी समर्थक रहे हैं साबियत सिद्धांत के, या कहें कि हम समर्थकों की बात ना करें, हम सिर्फ सिद्धांत की बात करें, तो जो ये साबियत सिद्धांत है, ये साबियत सिद्धांत ये बोलता है कि राज्य की उत्पत्ति ठीक उसी तरह से हुई है जैसे मानव के शरीर की उत्पत्ति हुई है। मतलब एक तरफ उन्होंने मानव का शरीर रखा और एक तरफ राज्य रखा और कहा कि दोनों समान है। जिस तरह से मानव का शरीर बना है, उसी तरीके से राज्य भी उसी तरीके से बना है। मानव का शरीर किससे बनता है दोस्तों? कोशिकाओं से बनता है ना? कोशिकाओं से बनता है। उसी तरीके से राज्य की उत्पत्ति भी उन मानव रूपी, मतलब यहां पर राज्य को जो कोशिकाएं बताई जा रही, जो सेल बताए जा रहे हैं, जो जीव कोश बताए जा रहे हैं, वो मानव को बताए जा रहे हैं। ठीक है ना? तो विभिन्न मानव इकट्ठे होकर, असंख्य लोग इकट्ठे होकर एक राज्य की उत्पत्ति करते हैं। बस इतना सा इसका व्यवहारिक पक्ष है। अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करते हुए अब देखिए, इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। साबियत सिद्धांत को आंगिक या शरीर सिद्धांत भी कहा गया है। थ्योरेटिकल पार्ट देखिए दोस्तों, इसको आपको कौन कौन से पॉइंट यहां से मिलने वाले हैं, इस पर फोकस कीजिए। साबियत सिद्धांत को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? आंगिक सिद्धांत अर्थात अंग वाला सिद्धांत। आंगिक मतलब अंगधारी। और शरीर सिद्धांत भी कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक शरीर अथवा व्यक्ति के समान है। क्या कहा गया है? कि राज्य जो है एक व्यक्ति के एक शरीर के समान है। जैसे मानव का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, वैसे ही राज्य भी विभिन्न अंगों के मिलने से बनता है, या राज्य की उत्पत्ति भी विभिन्न अंगों के मिलने से होती है। बस डिफरेंस इतना सा है कि मानव का शरीर जिन अंगों से मिलकर बनता है वो कोशिकाएं होती है, वो सेल्स होते हैं, और राज्य जिन अंगों से मिलकर बनता है वो अंग मानव होता है, व्यक्ति होता है। ठीक है ना? तो जैसे मानव शरीर के अंगों को अलग अलग कर देने पर, अगर मानव जो हमारा शरीर है, शरीर के किसी भी अंग को अगर हम काट कर फेंक दें, तो उस अंग का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, वो निरर्थक हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को राज्य से अलग कर दिया जाए, तो उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो जैसे मानव शरीर से कोई अंग कट जाने पर वह निरर्थक हो जाता है, वैसे ही राज्य में मनुष्य का अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो अर्थात मनुष्य राज्य पर आश्रित होता है। क्लियर है? तो ये अर्थ के रूप में दोस्तों सिंपल शब्दों में, एकदम सिंपल शब्द है, यहां पर आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके विकास की। तो साबियत सिद्धांत विकास मतलब इसका विकास कैसे हुआ, ये सिद्धांत कैसे आया। तो दोस्तों सिद्धांत कैसे आया, इसके लिए इस बात पर फोकस कीजिए कि सिद्धांत पुराना कितना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साबियत सिद्धांत काफी पुराना सिद्धांत है, काफी पुराना सिद्धांत है। अर्थात ये उस समय का सिद्धांत है जब से राजनीतिक विचारधारा पनपी है समाज में, तब से ही इस सिद्धांत का अस्तित्व रहा है। किसका? साबियत सिद्धांत का, या शरीर सिद्धांत का, या फिर आंगिक सिद्धांत का। एग्जाम में आपको तीनों नाम देखने को मिल सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना होइए। साबियत सिद्धांत को हम आंगिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और शरीर सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो दोस्तों इसमें
वैसे तो कई समर्थक रहे हैं सावियव सिद्धांत का समर्थन करने वाले, अर्थात कई सारे विद्वान रहे हैं जिन्होंने सावियव सिद्धांत को समर्थन दिया है अपना, लेकिन उनमें से जो प्रमुख विद्वान है वो है प्लेटो और अरस्तु। तो इन दोनों की विचारों को भी हम यहाँ पर एक नजर देख लेते हैं, जिससे कि किस प्रकार से इसका विकास को प्लेटो साहब बताते हैं और अरस्तु साहब क्या बताते हैं, दोनों में कुछ समानता है या नहीं है, तो इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो के विचारों की। तो प्लेटो ने सावियव सिद्धांत के विकास को लेकर के क्या कहा है दोस्तों, तो यहां पर राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। देखिए दोस्तों, बारीकी से इन शब्दों पर फोकस कीजिए कि शब्द है क्या। प्लेटो का कहना है कि जो राज्य है ये व्यक्ति का एक वृहद रूप है, एक बड़ा हुआ बड़ा रूप है। वह व्यक्ति की तुलना छोटी इकाई से करता है। जी हाँ, देखिए अब यहां पर देखिए, कॉमनली क्या है दोस्तों, राज्य है। कॉमनली क्या है, राज्य है। तो इस राज्य की उत्पत्ति की जा रही है, तो यहां पर राज्य को शरीर के समान बताया गया है सिद्धांत में, है ना। तो राज्य की इकाई क्या होगी, मनुष्य होंगे, मनुष्य होंगे, ठीक है ना। तो इकाई जो है, एक एक इकाई एक एक मनुष्य होगा, इसलिए मनुष्य को यहां पर छोटी इकाई के रूप में दिखाया गया है और राज्य की तुलना बड़ी इकाई के रूप में की गई है। अर्थात प्लेटो के अनुसार मनुष्य रूपी इन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर ही एक बड़ी इकाई का निर्माण हुआ है, जिसे राज्य कहा गया है, जिसे राज्य कहा जाता है, ठीक है ना। उनके अनुसार, अर्थात प्लेटो के अनुसार, जिस प्रकार मनुष्य में साहस, विवेक और वासना ये तीन गुण पाए जाते हैं, प्लेटो ने अपने सिद्धांत में भी ये तीन गुण बताए मनुष्य के, याद रखिएगा। तो जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर ये तीन गुण प्रधान रूप से पाए जाते हैं, कौन कौन से, साहस, विवेक और वासना वाले, उसी प्रकार से राज्य में भी ऐसे ही तीन गुण जरूर पाए जाते हैं। कौन कौन से भाई, राज्य में योद्धा वाला, शासक वाला और उत्पादक वाला। तो तीनों गुण मैच भी होते हैं भाई, राज्य में योद्धा भी होते हैं, राज्य में शासक भी होते हैं, राज्य में उत्पादक भी होते हैं। तो साहस वाला गुण, व्यक्ति का जो साहस वाला गुण है वो योद्धाओं से मैच होता है, विवेक वाला जो गुण है वो शासक से, और वासना वाला गुण जो है वो उत्पादक से मैच होता है। तो इस प्रकार से प्लेटो साहब का कहना है कि राज्य और मानव शरीर दोनों समान रहे हैं और इसकी उत्पत्ति बिल्कुल मनुष्य के भावनाओं के तहत ही हुई है और काफी पुरानी उत्पत्ति है इसकी। इसी प्रकार से अरस्तु ने भी अपने कुछ विचार रखे और उन्होंने कहा है व्यक्ति राज्य का एक अंतर्निहित भाग है, व्यक्ति राज्य का अंतर्निहित भाग है। जैसा कि प्लेटो ने कहा कि छोटी इकाई है, उसी प्रकार से शब्दों को चेंज करते हुए अरस्तु ने भी वही कहने का प्रयास किया है कि व्यक्ति जो है राज्य का अंतर्निहित भाग है। वे व्यक्ति और राज्य की तुलना अंग और शरीर के रूप में करते हैं। सिंपल है, बार बार कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा रोम के एक दार्शनिक है सिसरो। कौन है, रोम के एक दार्शनिक है सिसरो। तो उन्होंने कहा है कि सिसरो, कौन, रोम के दार्शनिक सिसरो, कि इन्होंने सिद्धांत का समर्थन किया और वो ये कहते हैं कि जैसे आत्मा मानव शरीर पर शासन करती है। क्या कहा उन्होंने, जिस प्रकार से आत्मा भाई मानव शरीर पर शासन कौन करता है, आत्मा करती है। आत्मा निकल जाएगी तो जो शरीर है वो निरर्थक हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मानव के शरीर पर आत्मा शासन करती है, उसी प्रकार से राजा भी राज्य पर शासन करता है। अर्थात राज्य की जो आत्मा है वो कौन होगा, राजा होगा। उन्होंने मानव को राज्य का ही एक स्वाभाविक और अभिन्न अंग बताया है। सिसरो ने भी मानव को जो है राज्य की ही एक इकाई बताई है, ठीक है ना। तो ये विकास तक के दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे। इसके बाद में हम बात करेंगे महत्व की सावियव सिद्धांत का। छोटा सा सिद्धांत है, कोई ज्यादा विशेष लंबा नहीं खींचना है इसे, बहुत सिंपल सा है दोस्तों, छोटा सा है। इसका व्यवहारिक पक्ष समझिए, बाकी सब अपने आप इजी हो जाएगा, कुछ भी आपको रटने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। सिंपल सा है, सिंपल से देखिए ना यार, अर्थ पढ़ा है हमने, अर्थ के बाद में उसका महत्व पर, अब ये महत्व पर आ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। विकास को पढ़ने के बाद ही महत्व पर आ चुके हैं। तो ये एक स्लाइड में आपके महत्व अर्थ खत्म हो गया, एक स्लाइड में आपका जो है विकास समाप्त हो गया, दूसरी स्लाइड में आपके महत्व हो गए, तीसरी स्लाइड में हम आलोचनाओं को खत्म कर देंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो महत्व की अगर बात करें तो इस सावियव सिद्धांत का क्या महत्व हो सकता है, राज्य की उत्पत्ति को लेकर के क्या महत्व हो सकता है दोस्तों, तो कुछ पॉइंटों के माध्यम से इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। सबसे पहला तो यहां कहने का यह प्रयास किया गया कि राज्य जो है कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है,
राज्य कोई बनाई हुई वस्तु नहीं है, बल्कि इसका क्या हुआ है दोस्तों, विकास हुआ है। ठीक है ना। तो सावयव सिद्धांत को भी आप इस बात को कोड करके रखना, याद करके रखना। कुछ सिद्धांतों ने ये कहने का प्रयास किया है कि राज्य कृत्रिम वस्तु है, मतलब कि बनाया है राज्य को। और मैक्सिमम सिद्धांतों ने यह कहा है कि राज्य कोई कृत्रिम मतलब बनाई हुई वस्तु नहीं है, बल्कि इसका तो धीरे धीरे विकास हुआ है, ऐतिहासिक विकास हुआ है, इसका क्रमिक रूप से विकास हुआ है। तो वहीं सावयव सिद्धांत भी इसी का पक्षधर है कि राज्य की उत्पत्ति जो है एक विकास का क्रम है, विकास का एक क्रम है, ना कि ये कृत्रिम है अर्थात बनाई हुई है। अगला देखिए तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका विकास हुआ ही क्यों है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्यों? और उसमें एक सामाजिक प्रवृत्ति पाई जाती है, और उस सामाजिक प्रवृत्ति के कारण ही राज्य के जन्म की प्रेरणा उसको मिली है। मतलब ये कि मनुष्य अलग अलग नहीं रह सकता, वो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उन्हें एकजुट अर्थात एक समूह में ही रहना होता है, या समूह में रहता है। और इस समूह में रहने की जो भावना है, इसी भावना ने राज्य को जन्म दिया है, इसी भावना ने राज्य को जन्म दिया है। ये राज्य और नागरिकों की पारस्परिक निर्भरता पर बल देता है। ये जो सिद्धांत है सावयव सिद्धांत, राज्य और मनुष्य ये एक दूसरे पर आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, और इस निर्भरता को और बढ़ाने की बात करता है ये सावयव सिद्धांत। ठीक है। यह सामाजिक जीवन की मौलिक एकता पर जोर देता है, सामाजिक जीवन की मौलिक एकता पर, अर्थात समाज में जो भी सदस्य है, समाज की जो इकाइयां हैं, वो सब आपस में सामूहिक रूप से एकता बना करके अपना जीवन यापन करें और समाज का विकास करें। इस बात पर सावयव सिद्धांत बल देता है। यह सिद्धांत पॉइंट नंबर 5 में है। यह सिद्धांत इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि समाज केवल बिखरे हुए व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि समाज के सभी व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है और सब मिलकर समाज पर निर्भर करते हैं। वही बात फिर से रिपीट हो चुकी है। ठीक है ना। तो इस सिद्धांत का महत्व किस बात में है दोस्तों? इस सिद्धांत का महत्व इस बात में है कि सबके कल्याण में ही व्यक्ति का कल्याण निहित है। सर्वोपरि व्याख्या है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है कि सावयव सिद्धांत का महत्व यहां पर सिर्फ इसलिए बताया गया है कि यहां पर जो है सर्व कल्याण की बात की गई है। तो सभी का कल्याण, सभी के कल्याण में ही व्यक्ति का कल्याण निहित होता है। ये सही है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कुछ आलोचनाओं की। तो साहब जब ये सावयव सिद्धांत दिया गया तो इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, जो कि इस प्रकार से, सबसे पहले हम देखते हैं कि समानता पूर्ण नहीं है। देखिए अब जितनी हमने इसमें महत्व पढ़े हैं, विकास के क्रम पढ़े हैं, इसकी विशेषता देखिए, अर्थ देख, जितना भी हमने इस सिद्धांत को अभी तक समझा है, उस सिद्धांत की जो अब हमें कमियां बतानी है, तो कमियां उन्हीं पॉइंटों को उठाकर ही हमें कमियां बतानी है ना। जो इस सिद्धांत की विशेषता रही है, उस विशेषता में से ही अब हमें कमियां निकाल करके आलोचना करनी है। हालांकि आलोचना हमें नहीं करनी है, जो आलोचक विद्वान, भाई आलोचना करने वाले भी बड़े बड़े विद्वान रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई उठा और उठ के उसने आलोचना कर मारी उस सिद्धांत की। जिसको ज्ञान था, जिसे पता था कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, या उन्होंने कोई दूसरा सिद्धांत दिया है राज्य की उत्पत्ति का, तो उन लोगों ने इस सिद्धांत की आलोचना की। और वो आलोचना किस आधारों पर की गई है, वही आधार हमें यहाँ पर देखने। तो सबसे पहला कहा गया है कि जिस प्रकार से आपने शरीर और राज्य को समान बताया है ना, ये सबसे पहले गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शरीर और राज्य एक जैसे कैसे हो सकते हैं? भाई आपने कहा है कि शरीर का निर्माण कुछ सेल्स, असंख्य लाखों करोड़ों अरबों सेलों से हुआ है, अर्थात कोशिकाओं से हुआ है। ठीक है ना। ठीक है, तो भाई वो कोशिकाओं से हुआ है, तो जो कोशिका, शरीर का जो अंग होता है, उस अंग का जो स्थान होता है ना, पहले से निर्धारित होता है कि उसको कौन सा, भाई ये अंगूठा है, ये अंगूठा ये इस हाथ में ही आएगा ना। ये तो नहीं कि यहाँ पर ये सर पे आ जाएगा, है ना, सर पे आ जाएगा, कहीं शरीर के किसी और स्थान पर ये उग जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन राज्य में, जब राज्य की इकाई की हम बात करें, तो उसकी इकाई का स्थान पहले से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि राज्य की जो इकाई मनुष्य को बताया गया है, वो अपना स्थान खुद डिसाइड करता है। अपना स्थान का निर्माण वो खुद करता है अपनी योग्यता के आधार पर, है ना। तो इसलिए हम इसमें समानता को नहीं मान सकते। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला चलिए एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं, जिससे कि आपका इसमें तो कोई डाउट हो तो वो समाप्त कर लेंगे। शरीर तथा राज्य में कोई समानता नहीं है। जिन तत्वों से शरीर बनता है, उनकी तुलना व्यक्ति से नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य की तुलना व्यक्ति से होती है और शरीर की तुलना
अंगों से, कोशिकाओं से होती है। भाई कोशिकाएं अब आगे बढ़ते हैं। शारीरिक घटकों का कोई पृथक व्यक्तित्व नहीं होता है, मतलब ये कि शरीर के कोई अंग अगर हम काट के फेंक देंगे तो पूरी तरह समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन समाज के जो घटक हैं, जो इकाई है, मतलब मनुष्य, उसको अगर समाज में से बाहर निकाल देंगे तो उसका विकास भले ही नहीं हो पाएगा, लेकिन वो जीवित तो रह सकता है ना। लेकिन क्या शरीर का अंग जीवित रह सकता है? काट के फेंक देने पर क्या वो अंग जीवित रह सकता है? नहीं रहेगा। लेकिन समाज की इकाई को अगर समाज से अलग कर देंगे तो वो जीवित जरूर रह सकता है। तो इस प्रकार से इन दोनों को एक समान नहीं माना जा सकता। ठीक है, चलिए सिंपल शब्दों में है, बाकी पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आएगा। पॉइंट पॉइंट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ता हूं। ठीक है, व्यक्ति का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता है। जैसे मैंने जस्ट अभी बताया आप लोगों को कि व्यक्ति की शरीर का जो निर्माण जिन कोशिकाओं से होता है, तो उस कोशिका का जो स्थान होता है ना, वो पहले से निर्धारित होता है कि उसे कौन से शरीर के किस भाग में किस अंग का निर्माण करना है, ये पहले से निर्धारित होता है। लेकिन इसी प्रकार से अगर देखें तो राज्य में जो व्यक्ति होते, राज्य की इकाइयां, तो पहले से व्यक्ति का स्थान निर्धारित नहीं होता, बल्कि समाज में व्यक्ति अपना स्थान स्वयं बनाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों समान नहीं है, दोनों में समानता नहीं हो सकती। ठीक है, अगला है जन्म, विकास और मृत्यु के नियम। अब यार जन्म देखिए, व्यक्ति के जो शरीर होता है, शरीर का जन्म दो व्यक्तियों के संसर्ग से होता है, दो व्यक्तियों के मिलन से होता है। ठीक है, और विकास की बात करें तो उसका शरीर का विकास धीरे धीरे बढ़ता है और एक सीमा के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या ये सेम कंडीशन क्या राज्य के साथ भी होती है? क्या राज्य का विकास दो व्यक्तियों के मिलन से होता है या असंख्य लोगों के मिलने से होता है, समूह से होता है? ठीक है ना, राज्य का विकास मनुष्य के शरीर की तरह नहीं होता। हाँ, धीरे धीरे विकास अवश्य होता है, लेकिन उस राज्य का अंत नहीं होता, राज्य की मृत्यु नहीं होती, बल्कि वो स्थायी होता है, जबकि मानव शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस कारण से भी दोनों को समान हम नहीं बता सकते, नहीं कह सकते। अगली आलोचना का आधार यहाँ पर राज्य के कार्य क्षेत्र की उचित व्याख्या नहीं की गई। इस पर बताया गया है कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र की व्याख्या भी यहाँ पर सावयव सिद्धांत में उचित रूप से नहीं की गई है। सावयव सिद्धांत की व्याख्या राज्य के कार्य क्षेत्र को लेकर की गई है, परंतु राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में सिद्धांत के समर्थकों में ही मतभेद है। सिद्धांत को जिन लोगों ने समर्पण दिया है, जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उन एक्सेप्ट करने वाले विद्वानों में खुद ही मतभेद है कि देखिए अब यहां पर किस प्रकार से मतभेद दिखता है। स्पेंसर साहब कहते हैं कि हस्तक्षेप की नीति या व्यक्तिवाद का समर्थन करते, अर्थात ये स्पेंसर का कहना है कि राज्य में व्यक्ति का प्रभाव होना चाहिए, व्यक्ति मतलब कि एक आम जनता का प्रभाव होना चाहिए राज्य पर। शासन में व्यक्ति अर्थात कोई भी व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप करके और जनता के हित में शासन का संचालन करवा सके। इस बात का पक्षधर लेते हैं कौन? स्पेंसर साहब। वहीं जर्मनी के कुछ उग्र आदर्शवादी और वो ये मानते हैं कि नहीं साहब, राज्य ही सर्वोपरि है, इसलिए सारी शक्तियां राज्य को देकर के उसको निरंकुश बना दीजिए। तो देखिए, जर्मनी के उग्र जो आदर्शवादी हैं वो भी इसका समर्थन करते हैं, सावयव सिद्धांत का। वहीं स्पेंसर साहब भी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन जब हमने राज्य के कार्य क्षेत्र की बात की कि राज्य कैसा होगा, तो उसमें दोनों के मतभेद अलग अलग है। इसी तरह से जितने भी विद्वानों ने इसको समर्थन दिया है, उनमें से अनेक विद्वानों के मतभेद राज्य के कार्य क्षेत्र को लेकर के अलग अलग है, सबके मतभेद एक समान नहीं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ में दोस्तों हमारा सेशन देखिए छोटा सा था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ऐसे ही छोटे छोटे दो सेशन और होने वाले हैं। कौन कौन से दोस्तों? शक्ति सिद्धांत और देवीय सिद्धांत, छोटे छोटे सेशन है। उसके बाद में हम निरंतर इसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत पर। ठीक है ना, देवीय सिद्धांत के अनुसार देवीय सिद्धांत क्या होगा,
तो देखिए ये सिद्धांतों में कंफ्यूज मत होइएगा, सभी सिद्धांतों की प्रकृति अलग अलग है और ये सभी सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं कुल मिलाकर के, कि राज्य का जन्म अर्थात राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे, राज्य बने कैसे। अब राज्य तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब भी हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, जब हम पॉलिटी पर बात करते हैं, तो राज्य का अर्थ यहाँ पर एक देश का अर्थ, देश होता है, एक राष्ट्र होता है ना, ना कि किसी देश के छोटे से राज्य, ठीक है ना। यह राज्य का अर्थ एक देश से लगाया जाता है, क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति को लेकर ही कुछ कम से कम 4-5 से 6 सिद्धांतों पर हम डिस्कस हमें करना है, जिसमें से 2 सिद्धांत अभी और हम डिस्कस करेंगे, देवीय और एक शक्ति सिद्धांत। इस देवीय सिद्धांत के बाद में एक सिद्धांत और आने वाला है, तो इस पर 2 सिद्धांतों के बाद में फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, क्लासेस को हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो मिलेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, चूंकि यार बार बार हमें हर क्लास में आपको बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि यार 12th क्लास से आप लोग आए हो, तो फर्स्ट ईयर में है, 12th क्लास से आए हो, और इवन किसी किसी की तो फील्ड भी अलग रहती है, कोई साइंस सेक्टर से आता है, कोई मैथ्स से, कोई कॉमर्स से आता है, और एकदम बीए ज्वाइन कर लेता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है। लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सारी चीजें एकदम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ में सभी सेशन लिए जा रहे हैं हमारे द्वारा। फुल ट्रांसपेरेंसी आपको इन क्लासेस में देखने को मिलेगी, सभी सब्जेक्ट स्मूथली समझ आएंगे आप लोगों को, कहीं पर कोई भी छुपा हुआ पार्ट नहीं है हमारे सेशनों का। हर एक तरीके से पूरी तरह से जो हम करते हैं वो स्पष्ट तौर पर आप लोगों को बता के करते हैं। तो दोस्तों जो सेशन हमारे फुल डिटेल के भी चल रहे हैं, साथ में हम आपको जो है इसके शॉर्ट सेशन भी देने का प्रयास कर रहे हैं कुछ विषयों के माध्यम से, ठीक है ना। तो दोस्तों उसी सभी पूरी चैनल की, पूरी क्लासेस की जितनी भी अपडेट होती है ना यार, आप वो सारी अपडेट हम आपको यूट्यूब पे तो दे नहीं सकते, है ना, और व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं बना सकते सिक्योरिटी के रीजन से। भाई सिक्योरिटी रीजन से हम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर कुछ बहुत सारे स्टूडेंट हैं पढ़ने, आप सब पढ़ने के लिए आए हो, लेकिन आपकी भावनाएं कब जागृत हो जाए और कब उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मिसयूज करने लग जाओ किसी चीज का, तो वहां पर हम इतनी तो जो है रिस्क ले नहीं सकते। इस कारण से दोस्तों आप लोगों के लिए एक अलग से एक टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया है, जहां पर कोई रिस्क नहीं होती है। आप इजीली टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपकी सिक्योरिटी पूरी बनी रहती है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। विशेषकर मैं गर्ल्स को कोट करते हुए यहाँ कह रहा हूँ, है ना, टेलीग्राम पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर सभी सेशन की सभी अपडेट आपको वहां पर प्रोवाइड होती है, किस प्रकार से सेशन लिए जा रहे हैं, कौन कौन सेशन लिए जा रहे हैं, कोई सेशन आपसे छूटेगा नहीं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों तक हम आपके साथ में बने हुए हैं, सभी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड इसी प्रकार से करते रहेंगे। कोई सेशन दोस्तों चार्जेबल नहीं है, कोई सेशन पेड नहीं है, ना ही कोई नोट्स पेड है, और ना ही टेलीग्राम पर जो हम आपको एक अपडेट तरीके से पढ़ाते हैं वहां पर भी कोई पेड क्लासेस नहीं होती है। टोटल कुल टोटल जो है निःशुल्क क्लासेस यहाँ पर चलती है। इसलिए जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिए वहां पर, ठीक है, ठीक है। और ये क्लास नोट्स भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों, तब तक आपका सभी का धन्यवाद, थैंक यू।